Hello, my dear lovely students. Myself Sumit Sharma, your science tutor और mentor. अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आज मैं आपके लिए उसका पार्ट 3 लेकर आ चुका हूँ। लगभग कोशिश करेंगे कि इसके अगले लेक्चर तक अपना ये चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अपने पिछले 2 लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट वाले में केमिकल रिएक्शन क्या है, सेकंड वाले में समीकरण क्या है। समीकरण को 2 भागों में अपन ने बांटा था। अगर आपने ये दोनों ही वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट से इसको विजिट कर लें। अब अपने थर्ड लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है हमें संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। ठीक है। पहली ही रिएक्शन हमें जो पढ़नी है वो हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। ध्यान से सुनना, फिर अपन लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे मतलब संयोजन अभिक्रिया है। तो लिखते हैं ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के अंदर परिभाषा के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल उदाहरण दूं कि मैंने मान लिया कि कोई ए और बी अभिकारक हैं और मिलकर एक सी उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है। ये मैंने माना है। एग्जाम के अंदर आपको ये उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ के नीचे वाला उदाहरण पर ध्यान दें। मैंने कहा मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना। इससे पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें भी मैंने ये एग्जांपल लिखा था रासायनिक अभिक्रिया में। इसके अंदर आपका एक क्रियाकलाप दिया हुआ है बुक में। अब उस क्रियाकलाप को भी एकदम बढ़िया तरीके से यहीं पर ही समझा देता हूँ। मैग्नीशियम फीता होता है, उसको जलाने से पहले अपन एक कपड़े से उसे साफ करते हैं, रेगमाल के कपड़े से। क्यों करते हैं? उससे अपन ऑक्सीजन की परत हटाते हैं। आपकी किताब में एक आपको सवाल भी मिलेगा कि मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रेगमाल के कपड़े से क्यों साफ किया जाता है। अभी जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अपन एक एनसीईआरटी सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर अपन एनसीईआरटी के प्रत्येक सवाल को हल करते हुए चलेंगे। तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। एक बार यहाँ पर भी सुन ले कि मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रेगमाल के कपड़े से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि हम मैग्नीशियम फीते से वायु की परत को क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है। तो मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले अपन क्या करेंगे, रेगमाल के कपड़े से उसको साफ करेंगे। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है। जलेगा तो आपको पता ही है, कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी। Mg प्लस O2 क्या बना लेगा, 2Mg बना लेगा, 2MgO बना लेगा। 2MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब आप मैग्नीशियम फीते को जलाएंगे तो ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से रंग का होता है दोस्त, श्वेत रंग का होता है, श्वेत अवक्षेप देता है। बोलेंगे यहाँ तक क्लियर है आपके। आगे अपन बढ़े तो आगे आपके पास हो सकता है कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का जलना, कार्बन का जलना। तो कोयला क्या होता है, कार्बन सी जलेगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, क्या बना लेगा, CO2 बना। ठीक है। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है आपके पास। फिर आगे अपन बात करें, आगे और एग्जांपल देखें आप तो अपना अभी अपन ने एक एग्जांपल लिखा था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि कैल्शियम ऑक्साइड है।
पानी में मिला दो तो क्या बनेगा, CaOH का वोल्टॉइस बनेगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और ये होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ, बुना हुआ है कि बुझा हुआ है, बुझा हुआ है ना ये, हाँ बुझा हुआ है, आएगा, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। एक तो होता है बिना बुझा हुआ चूना जिसे अपन लिखते हैं CaO, एक होता है बुझा हुआ चूना जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आप और देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया को नोट कर लीजिए। देखिए संयोजन अभिक्रिया में आप नोट कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज और बताता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, ये इसकी खासियत है कि ये दो जने मिलते हैं और एक ही चीज बनाते हैं, ठीक है। A+B मिलकर C बना रहा है। मैग्नीशियम फीते का जलना, Mg जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको मैं पानी में मिला देता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़े। संयोजन अभिक्रिया के बाद में दूसरी रिएक्शन अपने पास है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन के बाद में हमारे पास अगली रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत मानी जाती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। सवाल भी आता है कि संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, दो जने मिलकर एक चीज बना रहे थे ना। यहाँ पर अपन बोलेंगे कि एक जना टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि A एक अभिकारक है और ये टूटकर B+C बना रहा है, ठीक है। वियोजन भी है ना अलग अलग की उपस्थिति के कारण होगा, ठीक है ना। वियोजन अपन ऐसे थोड़ी कर देंगे कि कोई भी एक चीज अपने आप तो टूटेगी नहीं, अपन को उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो वियोजन तीन तरीके से होता है। पहला है प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन और एक है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ऊष्मीय वियोजन को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन, ऐसा वियोजन जो ऊष्मा की उपस्थिति के कारण होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वियोजन जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऐसा वियोजन जो ऊष्मा द्वारा किया जाता है, ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, तो अपन इसमें शॉर्ट में लिखेंगे ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन, ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन। आप सही से लिख लेना कि ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है, ठीक है ना, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन। उदाहरण के लिए देखें तो आपने उदाहरण में अपन बात करें ऊष्मा द्वारा होने वाले वियोजन में, तो उदाहरण के अंदर मैं लिख सकता हूं आयरन सल्फेट है FeSO4, इसका रंग हरे रंग का होता है, ठीक है ना। FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये ग्रीन कलर का होता है। जब FeSO4 फेरस सल्फेट को मैं ऊष्मीय वियोजन द्वारा अलग करता हूं, मतलब क्या देता हूं, इसको ऊष्मा देता हूं दोस्त, तो ये दो भागों में टूटेगा, दो या दो से अधिक ही टूटेगा। एक तो टूटेगा Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, फेरिक ऑक्साइड है। प्लस में SO2 और SO2 में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा। ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन मतलब आयरन सल्फेट है, इसको जब मैं ऊष्मा दूंगा तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा। पहला वियोजन आपके क्लियर होगा। दूसरा देखें विद्युत वियोजन।
दूसरा देखें विद्युत वियोजन। अब आप कहेंगे ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रभावित करने के कारण होता है, ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण होता है, तो अपन कह देंगे विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन, विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रभावित करने के कारण होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन। इसके अंदर आप पानी का उदाहरण सेटिस्फेंट रहेगा। जब पानी है, पानी को जब अपन विद्युत वियोजन करवाते हैं, मतलब उसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित करवाते हैं, तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, H2 प्लस O2 में टूटता है। ठीक है, H2 और O2 में टूटेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। पहला था उष्मीय, दूसरा है विद्युत, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला वियोजन, मतलब इसके अंदर सूर्य का प्रकाश चाहिएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। तो इसके अंदर देखो मैं आपको दो रिएक्शन लिखवा रहा हूं, एक तो है 2AgCl, एक है 2AgBr। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए मैं Hmu लिख सकता हूं। Hmu का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। जब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो सिल्वर अलग रह जाता है और क्लोराइड अलग निकल जाता है, और ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड में होता है कि सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। यहां पर मैंने दो उदाहरण क्यों दिया, आपके बोर्ड के अंदर एक सवाल फंसेगा। क्या फंसेगा कि ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, तो आप कहेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। थोड़ा सा सही लिख देता हूं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है या होता है। ठीक है, ये पॉइंट और नोट कर लीजिए। दोबारा से देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। दोस्तों, ये तीन तरीके से होता है। ऊष्मा द्वारा होने वाले वियोजन को ऊष्मीय वियोजन, उदाहरण आपके सामने पड़ा है कि Fe2SO4 को ऊष्मा दे देता हूं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 प्लस में SO2 बनेगा। विद्युत वियोजन का मतलब है विद्युत धारा प्रभावित के कारण होने वाला वियोजन, मतलब ऐसा वियोजन जिसके लिए मेरे को विद्युत धारा प्रभावित करने पड़े। पानी का उदाहरण देंगे कि पानी के अंदर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अगला उदाहरण है, अगला टाइप है प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जब इनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनको तोड़ा जाता है, इनका वियोजन होता है, तो सिल्वर प्लस क्लोराइड अलग हो जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड अलग हो जाता है, और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठेगा प्रकाशीय वियोजन से। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। वियोजन के बाद में आगे अपन बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। 3 नंबर पर आप हेडिंग डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। विस्थापन अभिक्रिया समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। या अपन अपनी भाषा में कहें कि अधिक क्रियाशील जो है वो कम क्रियाशील अपने से कमजोर तत्व को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। अपने केमिस्ट्री के अंदर उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, नोट कीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है,
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित, कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई संदेह नहीं है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा, मैंने कहा कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, उसकी जगह से हटाएगा। तो अपन बात करते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर सल्फेट आपके नीले रंग का होता है, नीला रंग। जब कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, ये कॉपर सल्फेट है, जब अपन कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर आयरन की कील डाल देते हैं तो हमारे पास FeSO4 बनता है प्लस Cu अलग हो जाता है। इसको अपन कहते हैं फेरस सल्फेट। ये हरे रंग का होता है। ठीक है, हरा रंग। दोबारा से देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित करेगा, हटा देगा। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर आयरन से थोड़ा सा क्या है, भारी पड़ता है, ठीक है ना, अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद उसकी जगह पर बैठेगा। ठीक है, FeSO4 का मतलब है फेरस सल्फेट, हरे रंग का होता है, और नीले रंग का कौन होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आप नोट करें। इसके आगे एक और उदाहरण मैं चेक करता हूँ NCERT में, फिर आपको वो भी नोट करवाते हैं। देखो इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये पहला है, दूसरा देखिए, कॉपर सल्फेट है, वापस कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक मिला दो तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब जिंक कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, जिंक सल्फेट बन गया। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, विस्थापन अभिक्रिया के बाद में 4 नंबर की अभिक्रिया है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, इससे पहले हमने विस्थापन पढ़ी है और अब अपन आ चुके हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है दोस्त। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें, अब इसका उदाहरण मेरे को NCERT से चेक करना पड़ेगा, 2 मिनट दें। देखो आपके पास उदाहरण है Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट कहते हैं इसे। Na2SO4 है, मीन्स सोडियम सल्फेट है। इसके अंदर आप बेरिलियम सल्फेट BeSO4 का विलयन मिलाते हैं, बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, बेरियम सल्फेट का विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, बेरिलियम क्लोराइड होना चाहिए मेरे अंदाज तक, चेक करता हूँ। हाँ, बेरिलियम क्लोराइड है। तभी मैं सोचूं सल्फेट का विलयन तो कैसे बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड है। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड। दोबारा से देखिएगा कि सोडियम सल्फेट है, इसके अंदर बेरिलियम क्लोराइड मिलाऊंगा तो बेरिलियम क्या करेगा, सोडियम को उसकी जगह से हटाएगा।
ठीक है, और सोडियम क्या करेगा, बेरियम की जगह पर बैठ जाएगा, मीन्स बेरियम सल्फेट बनेगा, प्लस में आपका कौन बनेगा, NaCl बनेगा, या 2NaCl कैसे बोलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट था, बेरिलियम क्लोराइड विलयन मिलाते ही बेरिलियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग रह जाता है। ठीक है दोस्त, आज के लेक्चर में अपन ने 4 केमिकल रिएक्शन अपन ने देखी। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।